पैसे को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पे नहीं, बल्कि आपके पैसे को लेकर बिहेवियर पे निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसे को गवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसे से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए आपको एक कहानी के माध्यम से इसके सार के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे, जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रिक्वेंटली आता रहता था। वह एक जीनियस था, जिसने यंग एज में बहुत सारी कंपनी बनाई थी और उसे बेच के बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाया था। लेकिन उसका पैसों के साथ रिलेशन बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता रहता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी, जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करके ले आए। फिर उसने अपने दोस्त के साथ समंदर के पास गया, जिसमें उसने एक गेम खेला, जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसे के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज़्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि वो कुछ ही साल बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं, जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों के लिए और वहीं 43 करोड़ चैरिटी में दे दी। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? जब पता लगाया गया तो पता चला कि उसने कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह एक साधारण जीवन जीता था। वह जितने पैसे बचाता था वह स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक खरीदकर भूल जाता था। फिर कई दशकों के बाद कंपाउंडिंग ने अपना पावर दिखाया और उसकी छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट को भी बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी ज़रूरत है। पैसे कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है और दूसरा सफाई कर्मचारी पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी करोड़पति बन जाता है। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि अमेरिकन जनता मूवीज़, वीडियो गेम्स, म्यूज़िक, स्पोर्ट इवेंट और बुक्स की कंबाइन अमाउंट से ज़्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर लोग लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर ना मिडिल क्लास, बस गरीब लोग ही। वही गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हज़ार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हज़ार रुपये लॉटरी खरीद देते हैं। वह पैसे जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकते थे, उसे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। यह क्या फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे कि नहीं, यह एक क्रेजीनेस है। लेकिन आपको वो क्रेजी और हमको लगता लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वह गरीब आदमी के लिए रेशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब और अमीर आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वह कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उसमें ज़्यादातर खर्च हो जाता है, सेविंग की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा सैलरी, वेकेशन, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब उनके लिए बहुत दूर की बात है। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेजेस में एडमिशन करवा सकें, यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपने को जो मिडिल क्लास और अमीर आदमी रह रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार होने के लिए चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीद कर और लॉटरी खरीदने पर ही लग सकती है। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा, क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वो बहुत से लोगों के लिए आसानी से मिल चुका है। आप में से बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं कि गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज़्यादातर लोग मनी रिलेटेड डिसीजंस या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की सीट पर वर्क करके नहीं, इंसान अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूँगा वह आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन लें वो मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। लक एंड रिस्क। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता था कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा।
बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से वह लकी स्टूडेंट थे जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कहा है, अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवांस की बात करते हैं। केंट इवांस बिल गेट्स के और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर्स के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है, अगर केंट इवांस ने स्कूल खत्म किया हो तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर पार्टनर होते, लेकिन केंट इवांस ने स्कूल खत्म नहीं किया। केंट इवांस स्कूल में ही माउंटेनिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए थे। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन मरता उनमें से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कंसेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवांस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटी रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों में से एक बने जिन्हें हद से ज़्यादा सफलता प्राप्त की, जिसमें लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवांस लाखों में से एक वह इंसान बने जिन्होंने लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम बिल्कुल अपोजिट हो गए। लेकिन इस कहानी का यह मतलब नहीं है कि बिल गेट्स की सफलता के पीछे सिर्फ लक है। लक के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिया है वह सब सही रहे हैं तभी आप सफल हुए हैं। आगे भी वैसे ही होगा। अगर आप फाइनेंशियली फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए हैं वह सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी अपने डिसीजन हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे। दोस्तों, कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहो। असफल होने पर सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो जब तक आपके फेवर्स में ना हो जाएं और आपको सफलता ना दिला दें। कंपाउंडिंग। दोस्तों, वॉरेन बफे ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर लगभग 2000 से भी ज़्यादा बुकें लिखी जा चुकी हैं। अगर उन सब बुकों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है कि वह लाइन है, द गाय हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम 3/4 ऑफ द सेंचुरी। दोस्तों, वॉरेन बफे स्टॉक मार्केट में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी उनकी $105 बिलियन की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने $102 बिलियन की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट वॉरेन बफे एक फिनोमिनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि वह पिछले 75 सालों से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंट उनकी स्किल को देना चाहिए उतना या उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंस उनके टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफे को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफे ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया था। जब वह 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $9.3 मिलियन की थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है और अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होती है, क्योंकि उसने अभी तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं किया होता। अब वह अगर इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, वह 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है जो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ $11.9 मिलियन होगी। वही वॉरेन बफे की नेटवर्थ $105 बिलियन है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफे की नेटवर्थ से 99% से भी ज़्यादा कम है। इसे यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफे की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनकी छोटी उम्र से इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया है, फिर उसे होल्ड करके रखा है या कहें उसे री इन्वेस्ट किया है। उस समय ने कंपाउंडिंग का एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिया है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर बिजनेसेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल हैं, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस, करियर और इन्वेस्टिंग में सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लंबे समय तक सर्वाइव करना। ये फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफे के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफे के साथ साथ उनके जैसे कई और भी बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफे जैसी नेटवर्थ और किसी की क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक सर्वाइव किया, अपने वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ाया, इसमें कम नहीं होने दिया। दोस्तों, यह सिर्फ बुक में दिए गए 5 लेसन्स की समरी थी जिसे ऑथर मॉर्गन हाउसल ने कहानी के माध्यम से समझाई है। ऐसे ही 15 और लेसन्स हैं। अगर आप भी इससे इंस्पायर हुए हैं तो आपको भी यह बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़नी चाहिए।
बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आप इन्वेस्टिंग को लेकर अपने डाउट्स को समझकर उसे सॉल्व कर सकें, साथ ही साथ अपनी लाइफ में एक अच्छी नेटवर्क को भी अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एंडलेस इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।